नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली कक्षा में अति यथार्थवाद के बारे में परिचय प्राप्त किया था। आज की इस कक्षा में हम अति यथार्थवाद के विकास, उसके स्वरूप, उसकी विशेषताएं और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अति यथार्थवाद का विकास। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें विदित है कि अति यथार्थवाद का जो समय है वह लगभग 38 वर्षों तक साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रभावित करता रहा है। इस काल अवधि को हम मुख्य रूप से 3 कालों में बांट सकते हैं: प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। प्रथम काल 1924 से 1929 तक है, जिसे आंद्रे बेता के अति यथार्थवादी संबंधी घोषणा पत्र है, उस समय से इसका प्रारंभ मानते हैं। और इस काल में जो प्रमुख प्रवृत्ति रही वह अवचेतन मन को बिना तर्क अथवा बुद्धि के शब्द देने की कोशिश करती रही। इस काल के साहित्य में हम देखते हैं कि अति यथार्थवादियों की स्पष्ट धारणा थी कि मानव मस्तिष्क को किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से मुक्त दिलाना ही साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। और इस विमुक्ति के लिए आवश्यक है कि समाज के बंधन, नैतिक मान्यताओं के बंधन, परंपराओं के बंधन से उसे मुक्त कर दिया जाए। तो यहाँ मुख्य रूप से अवचेतन मन की अभिव्यक्ति और उसके लिए किसी भी प्रकार के बंधन को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति इस काल में हमें दिखाई देती है। दूसरा जो काल है, द्वितीय काल है, वह 1929 से 1933 तक हमें दिखाई देता है। और इस युग में अति यथार्थवाद में मार्क्सवादी जीवन दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। मार्क्सवादी प्रभाव आने के कारण साम्यवादी जो जीवन दर्शन है उससे संबंधित साहित्य हमें इस काल में अधिक प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है। और कलाओं में भी हम मार्क्सवादी जो जीवन दर्शन है उसका रूप अधिक देखते हैं। उसके पश्चात मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंध विच्छेद होने के बाद और अति यथार्थवाद जो संबंधित जो पत्रिका है उसके प्रकाशन होने के बाद तृतीय काल का प्रारंभ होता है 1933 के बाद। इस काल में हम मुख्य रूप से स्वदेश प्रेम, धर्म, परिवार, सजग लेखन की प्रवृत्ति, ये कुछ प्रवृत्तियां हम अति यथार्थवाद में देख सकते हैं। इन प्रवृत्तियों का विकास इस तृतीय कालखंड में हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके पश्चात अति यथार्थवाद जो विशेष रूप से बल देने की प्रवृत्ति थी, विद्रोह की प्रवृत्ति, वह भी हमें इस काल में दिखाई देती है। लेकिन इस समय विद्रोह की जो प्रवृत्ति है वह शिल्प के रूप, भाषा, परंपराओं, नैतिक मान्यताओं इत्यादि के विरुद्ध हमें अधिक दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अति यथार्थवाद अपने छोटे से कार्यकाल में भी, छोटे से इस काल सीमा में भी 3 कालों से होकर गुजरता है। अब हम अति यथार्थवाद को अधिक अच्छे से समझने के लिए अति यथार्थवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले जो इस अति यथार्थवाद के स्वरूप में जो इसकी पहली विशेषता उभर कर आती है विद्यार्थियों, वह है सामान्य जगत से परे जो जगत है वही वास्तविक है, उसका चित्रण ही कलाकार का दायित्व है। यह अति यथार्थवाद का मूल सिद्धांत हम इसे मान सकते हैं। अति यथार्थवादी मानता है कि हमें जो अपनी आंखों से सामान्य जगत दिखाई दे रहा है वह वास्तविक है, लेकिन इसके परे जो दूसरा जगत है, जो मनुष्य के अंतर्मन में जागृत रहता है, जो उसके अंतर्मन में दृष्टिगोचर होता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है और जिसे केवल वह कलाकार या साहित्यकार ही अनुभव करता है, उसका चित्रण करना ही कलाकार का वास्तविक उद्देश्य है या उसका चित्रण करना ही कलाकार का दायित्व है। और अति यथार्थवादी मानते हैं कि यह जो सामान्य जगत या आंखों से दिखाई देने वाला जगत है, उससे परे वाला जो जगत है वह वास्तविक है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। हर्बर्ट रीड एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से हिमखंड है वह पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, तो पानी में तैरते हुए उसका कुछ रूप ही ऊपर दिखाई देता है। अधिकांश जो है वो पानी के भीतर, उसका जो अंश है वह अधिकांश रूप से पानी के भीतर होता है, जो ऊपर से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। हर्बर्ट रीड कहते हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य का जो चेतन मन है उसमें उसकी वास्तविकता का कुछ अंश ही हमें दृष्टिगोचर होता है। उस मनुष्य की या किसी भी कलाकार का जो वास्तविक स्वरूप है, अवचेतन में जो स्वरूप है, वह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी हिमखंड के समान। यदि हमें उसका वास्तविक यथार्थ या उसकी धारणाओं की यथास्थिति पता करनी है तो उसी अवचेतन में जाकर चित्रण करने का दायित्व कलाकार या साहित्यकार को निभाना चाहिए। हर्बर्ट रीड के द्वारा दिया गया यह हिमखंड का जो उदाहरण है वह अति यथार्थवादी स्वरूप को समझने के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त हो सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अति यथार्थवादी कहते हैं कि स्वतः चालित लेखन को अति यथार्थवादी
साहित्यकार के लिए अपरिहार्य मानते हैं। स्वतः चालित लेखन, स्वतः चालित लेखन के लिए उन्होंने कहा है कि जो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में भावों का जो उतार चढ़ाव है, विचारों का जो उतार चढ़ाव है, वह स्वतः रूप से आता है। उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। एक के बाद एक विचार आते रहते हैं, एक के बाद एक भाव आते रहते हैं, एक के बाद एक जो दृश्य है वह बुद्धि अपने अंतर्मन में देखती रहती है। तो इस प्रकार से अति यथार्थवादी मानते हैं कि अंदर जो अवचेतन में जो स्वतः ये चल रहा है, ये अनवरत रूप से विचारों और भावों का जो क्रम चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति उसी रूप में कर देना अति यथार्थवादी के लिए वह अपरिहार्य मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। यदि उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण समाज का, नैतिक मान्यताओं का या अपने स्वयं के नैतिक दायित्व का बंधन अगर उस पर आ जाता है तो वह अति यथार्थवादी साहित्य या अति यथार्थवादी कला के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। स्वतः चालित लेखन को अधिक बल देने के कारण ही हम देखते हैं कि अति यथार्थवादी जो साहित्यकार हैं वह स्वप्न, विभ्रम और जागृत अवस्थाओं की, अर्ध जागृत अवस्थाओं की जो खोजबीन है उसकी तरफ अधिक प्रवृत्त रहते हैं। यानी हम आधे जागते हुए या स्वप्न में क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति साहित्यकार अपरिहार्य मानते हैं। तीसरा जो अति यथार्थवाद की विशेषता है कि शिल्पगत नियम और विधान में उनकी तनिक भी आस्था नहीं है। प्रत्येक कला का जो अपना निर्धारित शिल्प है या उसका जो विधान है, अति यथार्थवादी उसमें आस्था नहीं रखते हैं। अति यथार्थवाद का एकमात्र दायित्व है मनुष्य के अवचेतन मन की अभिव्यक्ति करना। वो किसी भी शिल्प के माध्यम से हो सकती है, किसी भी विधान के माध्यम से हो सकती है। इस संबंध में किसी भी नियम को मानने के लिए वह परतंत्र नहीं है, वह बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। स्वतः चालित लेखन को अति यथार्थवादी साहित्य के लिए आंद्रे ब्रेता भी इसके लिए आवश्यक मानते हैं। उनकी धारणा है कि बंधनहीन अभिव्यक्ति ही मानव और ब्रह्मांड के सही रूप को अभिव्यक्त कर सकती है। यदि उस पर किसी भी प्रकार का बंधन आ गया तो वह वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं होगी, चाहे वह शिल्प का बंधन हो, चाहे नैतिक मान्यताओं का या परंपराओं का बंधन हो। यदि उस पर किसी भी प्रकार का बंधन आ गया तो वह मनुष्य की या ब्रह्मांड की वास्तविक अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अति यथार्थवादी भाषा और व्याकरण के बंधन पर भी उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं है। जिस भाषा में अवचेतन मन में जो बात चल रही है, यदि वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, अशुद्ध है या वह नैतिक नियमों से भी शुद्ध, नैतिक नियमों से भी परिष्कृत है अथवा नहीं है, वह इस प्रकार के बंधनों को स्वीकार करने में अति यथार्थवादी विश्वास नहीं करते। भाषा और व्याकरण के संबंध में वह किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रीय अलंकरण में भी उनका विश्वास नहीं है। वे शब्दों को ही स्वतः जीवित बिंब मानते हैं। यदि मन में जो भाव उठा, विचार उठा, उसी की अभिव्यक्ति के लिए बिंब विधान या अलंकरण माध्यम का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को वह स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि अवचेतन मन में जो चलने वाले जो शब्द हैं वह स्वयं ही जीवित बिंब है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी और अलंकारिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि रचना विधान के स्तर पर भी वह पूर्व मान्यताओं और नियमों की अवहेलना करते हैं। रचना विधान किस कला को किस माध्यम से, साहित्य के किस रूप के माध्यम से भावनाओं को, कविता और विचारों को अभिव्यक्त किया जाए, इस संबंध में जो पहले की मान्यताएं बनी हुई है, वो जो नियम बने हुए हैं, अति यथार्थवादी उन मान्यताओं और नियमों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि कला अपने स्वरूप में पूर्णतः अव्यवस्थित और अराजक हो गई, क्योंकि जो रचना विधान के पहले से बने आए हुए नियम और मान्यताएं हैं, अति यथार्थवादी उन्हें अस्वीकार करते हैं। तो इसके लिए कला के नए रूप खोजने की आवश्यक हो गई। लेकिन अति यथार्थवादी नए रूपों के लिए भी किसी नियमों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। यही कारण था कि इस अति यथार्थवाद में अभिव्यक्त जो साहित्य है, जो रूप है, उसका रूप हमें बहुत ही अराजक दिखाई देता है, अव्यवस्थित दिखाई देता है। ब्रेंते, आरागो, क्रैकल, एलुआर आदि फ्रांसीसी अति यथार्थवादियों के लेखों में अव्यवस्था भाव का अत्यंत हम विकसित रूप देख सकते हैं। ये अव्यवस्था का कारण यही है
कि यह रचना विधान के स्वीकृत मानदंड को, स्वीकृत रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि अति यथार्थवादी के विषय प्रमुख रूप से कौन से हैं। इन्होंने जो व्यक्त किया है वो सर्वप्रथम है प्रेम। प्रेम को अति यथार्थवादियों ने अपने प्रिय विषय के रूप में अभिव्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेम का केवल एकमात्र स्वरूप दिखाई देता है, स्त्री प्रेम, स्त्री और पुरुष का प्रेम, और उसे बिना किसी शील और अश्लील का मापदंड अपनाए हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। दूसरा इनके काव्य में हमें दिखाई देता है, साहित्य में दिखाई देता है, वह है विद्रोह की भावना। ये समाज, धर्म, नीति, तर्क आदि सभी पूर्व मान्य सिद्धांतों और परंपराओं का विद्रोह करने की प्रवृत्ति इनमें दिखाई देती है। अति यथार्थवादी अपनी साहित्य में इस विद्रोह की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त देने में ही अपने कार्य की उपादेयता समझते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक अलग प्रकार का स्वातंत्र्य, अद्भुत स्वातंत्र्य की जो प्रवृत्ति है वह भी अति यथार्थवादियों में प्रवृत्त होती हुई दिखाई देती है। अति अद्भुत जो ये स्वातंत्र्य है, इसके रूप में ये नवीन मूल्यों की, नवीन परंपराओं की खोज करना चाहते हैं, नवीन मूल्य स्थापित करना चाहते हैं, नवीन परंपराएं स्थापित करना चाहते हैं, और पूर्व की सभी परंपराओं, बंधनों का ये खंडन करते हुए अपने आप को मुक्त और स्वतंत्र घोषित करते हैं। इसके साथ साथ अति यथार्थवादियों में हमें जीवन की जो असंगतियां हैं वह भी मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है। अति यथार्थवादी मानते हैं कि जो जीवन है वह असंगतियों से भरा हुआ है। अतः यदि हम साहित्य और कला के माध्यम से जीवन को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कला है वह जीवन का ही प्रतिरूप है, यदि हम जीवन को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो हमें इन असंगतियों का ही वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन वास्तविक रूप से अति यथार्थवादियों की दृष्टि में क्या है, जीवन असंगतियों से ही भरा हुआ है। इसके लिए जीवन की असंगतियां, बेहूदगियां, विद्रुपताएं, इन्हीं को उन्होंने कला और साहित्य में स्थान दिया। उनका कहना है कि असंगति ही मानव मन अथवा जीवन का असली यथार्थ है। तो इसलिए इस यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए हमें इन असंगतियों का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि अति यथार्थवाद हमारे सामने मुख्य रूप से क्या बातें लेकर आता है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहना चाहें तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अति यथार्थवाद प्रचलित सामाजिक, नैतिक तथा कल्याणात्मक मान्यताओं, नियमों और सिद्धांतों का विध्वंसक, चरम विद्रोही एवं पूर्ण अराजकतावादी वह साहित्यिक एवं कलात्मक प्रवृत्ति थी जिसने स्वतः लेखन सिद्धांत के माध्यम से अचेतन की अभिव्यक्ति में साहित्यकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। कुल मिलाकर ये साहित्यकार की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं और अचेतन मन की अभिव्यक्ति पर, स्वतः अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति पर यह बल देते हैं। अति यथार्थवाद के स्वरूप को जानने के पश्चात अब हम देखते हैं कि अति यथार्थवाद का प्रभाव साहित्य और कला पर किस रूप में पड़ा। अति यथार्थवाद ने अपने 38 वर्षों के संक्षिप्त जीवन काल में विश्व साहित्य एवं कला को पर्याप्त प्रभावित किया। साहित्य और कला के अतिरिक्त सिने संसार को भी, यानी सिनेमा जगत में भी हम इस अति यथार्थवाद का प्रभाव उस समय बनी फीचर फिल्मों में हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य पर अति यथार्थवाद का प्रभाव कम ही रहा। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रपद्यवाद, जिसे नकेनवाद भी कहा जाता है, पर अवश्य पड़ा। इसे थोड़ा और हम विस्तृत रूप से जानेंगे, उससे पहले हम इन दो चित्रों को देखते हैं। प्रथम ये जो है ये एक चित्रकारी का नमूना है जिस पर हम अति यथार्थवाद का प्रभाव देख सकते हैं। यदि इसे इस प्रकार से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता, क्योंकि अवचेतन मन की जो प्रवृत्तियां हैं वह स्पष्ट रूप से समझ से परे होती हैं। इस चित्र को अभिव्यक्त करते हुए चित्रकार ने इसके बारे में जो लिखा है वो बताया है कि यह चित्र एक स्त्री का और एक पक्षी का चित्र है। तो यहाँ अति यथार्थवाद, इस चित्र को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि अति यथार्थवाद से किस प्रकार से भिन्न है। अति यथार्थवाद का अति रूप नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन में चलने वाले यथार्थ का रूप है। ये पक्षी और ये स्त्री का स्वरूप। इसी प्रकार से यह जो एक चित्र हमें सामने देख रहे हैं, ये एक फोटोग्राफी का नमूना है जिसे अति
यथार्थ फोटोग्राफी का नाम दिया है फोटोग्राफर ने, जहां पर हम देखते हैं कि आज का जो मनुष्य है वह अपने चेहरे को, अपने मुखौटे को उसके हाथ में है और किसी भी प्रकार से उसे उठाकर अपने मुख से हटा सकता है, और उसका जो चेहरा है वो बिना किसी भाव भंगिमा के शेष रह जाता है। तो ये सब अवचेतन मन में चलने वाली प्रक्रिया है जिनका अभिव्यक्तिकरण हम इस चित्र में और इस फोटो में देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि अति यथार्थवाद का प्रभाव हिंदी साहित्य पर किस रूप में हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हिंदी की जो प्रयोगवादी कविता है, जैसा कि हमें पता है कि आधुनिक काल को कुछ भागों में हमने बांटा हुआ है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, और उसके बाद प्रयोगवाद का जो युग है, जो काल है, उस पर हमें इस अति यथार्थवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अति यथार्थवाद का प्रभाव हमें प्रयोगवादी कविता और समीक्षा दोनों पर ही अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। प्रयोगकालीन कविता में जो हमें शिल्प दिखाई देता है, उसमें जो प्रयोग के प्रति मोह दिखाई देता है और असंबद्ध चित्रण दिखाई देता है, वास्तविक जो जीवन है उससे जो असंबद्धता दिखाई देती है, अचेतन के प्रतीक और बिंबों का प्रयोग दिखाई देता है, वह सब कुछ अति यथार्थवाद का प्रभाव है। इसके साथ साथ अति प्रयोगवाद के पश्चात, लगभग उसके साथ साथ या उससे थोड़ा सा बाद में, जो नई कविता है, उस नई कविता में जो लघु मानव की कल्पना की गई है, उसे भी हम अति यथार्थवाद का ही प्रभाव कह सकते हैं। और यदि ऐसा न होता तो लक्ष्मीकांत वर्मा यह न कहते कि मानव अस्तित्व की ही एक पाप या सिन से विकसित हुआ है और मानव मात्र एक अभिशप्त कीट है। तो जब वह मनुष्य को, मानव को, जिसे संपूर्ण साहित्य में जितने महिमा मंडन किया गया है, जब वह उसके अवचेतन को देखते हैं और उस अवचेतन में चलने वाली कुछ कुत्सित प्रवृत्तियों को भी देखते हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को भी देखते हैं, तब वह उसे लघु मानव की संज्ञा देते हैं। इसी सिद्धांत दृष्टि से प्रभावित होकर कलाकार की स्वतंत्रता के प्रश्न को समाज निरपेक्ष स्वतंत्रता तक पहुंचाया गया है। कलाकार की स्वयं की स्वतंत्रता ये स्वीकार्य है, लेकिन वह स्वतंत्रता कहाँ तक स्वीकार्य है? समाज के सापेक्ष। वह समाज से निरपेक्ष हो जाए, समाज का उस पर कोई बंधन न रहे, यह सिद्धांत नई कविता में भी हम देखते हैं और प्रयोगवादी कविता में और प्रयोगवादी साहित्य में भी हम देखते हैं, जहां पर शील अश्लील के प्रश्न से हटाकर, नैतिकतावादी प्रश्नों से हटाकर चित्रण किया गया है। यह साहित्य में इस प्रकार का चित्रण अति यथार्थवाद का प्रभाव है, जिसे हम हिंदी साहित्य में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार अति यथार्थवाद का सीधा प्रभाव अकविता आंदोलन पर भी पड़ा। अकविता, नई कहानी, नए नाटक इत्यादि में जो बोल्ड चित्रण किया गया है, ये बोल्ड चित्रण भी मुख्य रूप से अति यथार्थवाद का प्रभाव है। जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन इत्यादि कवियों का जो लेखन है वह इस अति यथार्थवादी लेखन, इस अति यथार्थवाद का ही प्रभाव है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रपद्यवाद, हिंदी साहित्य में एक कुछ समय के लिए एक आंदोलन चला, प्रपद्यवाद, जिसे नकेनवाद भी कहा जाता है। बिहार के 3 साहित्यकार नलिन विलोचन शर्मा, केसरी सिंह, केसरी कुमार और नरेश, इन तीनों ने मिलकर जिस नकेनवाद का प्रारंभ किया, उसका जो घोषणा पत्र पशपशा नाम से उन्होंने प्रकाशित करवाया। इस घोषणा पत्र में उनके द्वारा मुक्त आशंक अर्थात फ्री एसोसिएशन पर अत्यधिक जोर दिया गया और उसे आधुनिक मनोविज्ञान में दीक्षित मन द्वारा उनकी गहनता को, उनकी गहराई को जांचने परखने का प्रयास इस नकेनवाद या प्रपद्यवाद में करने की बात कही गई। ये जो प्रपद्यवाद है, यह अति यथार्थवादी चिंतन का, अति यथार्थवादी थ्योरी का हिंदी साहित्य पर हम प्रभाव देख सकते हैं। मुक्त आशंक जिसे नकेनवाद ने प्रसारित किया था, उसका प्रभाव हम नई कविता के लगभग सभी कवियों पर देखते हैं, किंतु इसका विशेष प्रयोग अगेय, शमशेर, श्रीकांत वर्मा, प्रभाकर माचवे और विजयदेव नारायण शाही आदि में मिलता है। फंतासी में मुक्तिबोध शाही दोनों की कविताएं, स्वप्न चित्रण में अगेय की कविता, चार का गजर आदि तथा विरूपीकरण पद्धति में धूमिल तथा साठोत्री कविता में तमाम कवि आते हैं। तो इस प्रकार अति यथार्थवाद का प्रभाव मुक्तिबोध, विजयदेव नारायण शाही, अगेय इत्यादि पर भी हम देख सकते हैं। हिंदी की नई कविता की समीक्षा में
एब्सर्ड बोध का नारा भी अति यथार्थवाद से आया। एब्सर्ड बोध, असंगति, विसंगति। साहित्यिक व्याख्या भी मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनाए जाने पर नए समीक्षकों पर भी हम इस अति यथार्थवाद का प्रभाव देख सकते हैं। अनास्थावादी समीक्षकों ने इस अनास्थावादी धारा का जोरदार और लगातार विरोध किया। इस प्रकार से अति यथार्थवाद आगे चलकर विरोध का सामना भी इसे करना पड़ा। अति यथार्थवाद जो समाज का, परंपराओं का, नियमों का, विधान का, शिल्प का विरोध करता है, कुछ समय के पश्चात, लगभग 4 दशक के पश्चात या उससे कुछ समय पूर्व ही अति यथार्थवाद का विरोध होना प्रारंभ हो जाता है और यह प्रवृत्ति हम देखते हैं उसके पश्चात अति यथार्थवादी चिंतन के विपरीत काव्य की रचना या साहित्य की रचना हमें दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने अति यथार्थवाद को समझने का प्रयास किया और अति यथार्थवाद को और अधिक हम अच्छे से समझ सके तो इसलिए और कलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके संबंध में आप स्वयं जानकारी इकट्ठा करें और अति यथार्थवाद को जानने का प्रयास करें। नमस्कार।